नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार के बारे में। आज की हमारी क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास में जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण के पठार के बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड्स जो है क्या होता है। ज़मीन का वह जो चारों ओर से जल से घिरा हो तो उसी को जो है हम द्वीप कहते हैं। यानी यह हो गया ज़मीन का टुकड़ा तो इसके चारों ओर जो है यह जल हो गया तो इसी को जो है दोस्तों द्वीप कहा जाता है। इसको यानी ज़मीन का वह जो चारों ओर से जो है जल से घिरा हो उसी को जो है द्वीप कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला क्या होता है, जमीन का वह जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसी को जो है पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। दोस्तों प्रायद्वीप यानी ये साउथ इंडियन हो गया, इसके इधर हो गया दोस्तों बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर, इधर है हिंद महासागर। यानी ये दक्षिण भारत का जितना भी हिस्सा है इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है क्योंकि ये तीन ओर से जो है जल से घिरा है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है तीन ओर से जो है जल से घिरा, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार भी जो है कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी ये जितना भी हिस्सा है दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे देखते हैं पठार दोस्तों पठार जो है समतल होता है। आकार कैसा इसका आकार होता है दोस्तों, इसका त्रिभुजाकार होता है यानी त्रिभुज के आकार का होता है। ये इसका त्रिभुज के आकार का पठार का इसके त्रिभुज के आकार का हो गया, याद रखेंगे। 300 मीटर की दूरी से दिखाई दे सके, याद रखेंगे दोस्तों। पठार जो कि समतल होता है, ऊपर से इसकी कोई चोटी नहीं होती है, आकार होता है इसका त्रिभुजाकार होता है, 300 मीटर की दूरी से जो है दिखाई दे सके। अरावली पर्वत दोस्तों अरावली पर्वत की जो है 800 किलोमीटर की लंबाई है, यानी 800 किलोमीटर लंबा है अरावली पर्वत। विस्तार कहाँ थे दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इनमें जो है इसका विस्तार यानी इन तीन राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में जो है इसका विस्तार यानी यह फैला हुआ है अरावली पर्वत। गुजरात में सबसे अधिक भाग है अरावली पर्वत का, राजस्थान में थोड़ा कम, हरियाणा में और कम और दिल्ली में इससे भी कम, याद रखेंगे। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे पुराना यानी प्राचीन पर्वत है। इसे अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं दोस्तों, इसे जो है अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। यानी अरावली पर्वत को जो है अपशिष्ट पर्वत भी जो है कहते हैं। दोस्तों अब अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोस्तों अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, माउंट आबू की पहाड़ियों में जो है पड़ती है, जो कि राजस्थान में। दोस्तों माउंट आबू की पहाड़ी जो है कहाँ पर है, राजस्थान में। तो माउंट आबू की पहाड़ियों में ही जो है गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी अरावली पर्वत का विस्तार जो है राजस्थान में जाता है, यानी माउंट आबू की पहाड़ियाँ होती हैं, माउंट आबू की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी पड़ती है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान में है। और माउंट आबू की पहाड़ियों में जो है एक जैन मंदिर प्रसिद्ध है, जो कि दिलवाड़ा मंदिर है। दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर है जो कि जैन धर्म के लिए जो है जाना जाता है। कहाँ पर है, माउंट आबू की पहाड़ी राजस्थान में है, जैन दिलवाड़ा का मंदिर जो कि जैन धर्म से जो है संबंधित है। रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली बसी है दोस्तों रायसीना पहाड़ी पर जो है दिल्ली बसी, यानी दिल्ली शहर जो है रायसीना पहाड़ी पर बसी है। अब रायसीना पहाड़ी किसका भाग है दोस्तों, अरावली पर्वत का भाग है, रायसीना की पहाड़ी, याद रखेंगे। अरावली पर्वत का भाग है कौन सा, रायसीना की पहाड़ी। तो अरावली पर्वत का विस्तार अभी मैंने आपको बताया था, पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो रायसीना की पहाड़ी जो है कहाँ पर है, दिल्ली में, और दिल्ली जो है रायसीना की पहाड़ी पर जो है बसा है, अरावली पर्वत का भाग है। राष्ट्रपति भवन दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना पहाड़ी पर बना है, यानी राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट का भवन यानी घर जो है कहाँ पर बना है दोस्तों, यह बना है रायसीना की पहाड़ी पर, याद रखेंगे। बनास नदी अरावली पर्वत को दो भागों में बांटती है, यानी दोस्तों बनास नदी जो है अरावली पर्वत को जो है दो भागों में बांटती है। यानी यह हो गए दोस्तों अरावली पर्वत मान लेते हैं, और इधर ये हो गई हमारी बनास नदी। तो इसको ये दो भागों में डिवाइड कर देती है, यानी इसको जो है बीच में से काट देती है। तो बीच में से अरावली पर्वत को काटने का
काम कौन सी नदी करती है? तो बनास नदी जो है अरावली पर्वत को जो है 2 भागों में बांटने का काम जो है करती है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत या विंध्या पर्वत। विंध्याचल पर्वत या विंध्या पर्वत जो है मध्य प्रदेश में है। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का विभाजन करता है, यानी विंध्याचल पर्वत जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जो है करता है, यानी यह हो गया साउथ इंडियन और ये ऊपर का जितना भी है दोस्तों ये हो गया नॉर्थ इंडियन। तो इसके बीच से जो है विंध्याचल पर्वत पड़ता है। नॉर्थ और साउथ को जो है अलग करने का काम करता है कौन सा? विंध्याचल पर्वत। यहाँ से लाल पत्थर निकाला जाता है दोस्तों। विंध्याचल पर्वत से जो है लाल पत्थर निकाला जाता है। लाल पत्थर यानी जो दिल्ली के लाल किला में दिल्ली का लाल किला उसमें जो है लाल पत्थर का यूज जो है किया गया है, तो वह यहीं से जो है निकाला गया है। कहाँ से दोस्तों? विंध्याचल पर्वत से, पन्ना की खान से दोस्तों। पन्ना की खान जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। इसको हीरे की खान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो है हीरे भी निकाले जाते हैं, यानी डायमंड की प्राप्ति भी होती कहाँ से? पन्ना की खान से। तो इसी पर्वत का भाग है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत का भाग है कौन सा? पन्ना की खान भी। विंध्य पर्वत का पूर्व में विस्तार है दोस्तों। विंध्य पर्वत को जो है पूर्वी यानी ईस्ट की तरफ विस्तार है दोस्तों। तो एमपी से जो कुछ हिस्सा जो बाहर निकलता है उसका जो विस्तार है वह बिहार में, इसी को जो है केसूर की पहाड़ी के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश से आगे तक जो इसका विस्तार है, जो कि कुछ हिस्सा इसका बिहार में पड़ता है, तो बिहार में जो है इसकी पहाड़ियों को जो है केसूर पहाड़ी के जो है नाम से जाना जाता है। लेकिन केसूर पहाड़ी किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का जो है भाग है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत क्या है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानेंगे। सतपुड़ा पर्वत यह दोस्तों 3 भागों में बटा है। राजपीपला, महादेव और मैकाल, यानी तीन हिस्सों में अलग अलग इसके नाम है। राजपीपला, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। तो राजपीपला पहाड़ियों का विस्तार किन किन राज्यों में है दोस्तों? गुजरात, एमपी, इन 2 राज्यों में जो है राजपीपला पहाड़ियों का विस्तार है। महादेव पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मैकाल पहाड़ियों का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे दोस्तों। मैकाल पहाड़ी का विस्तार जो है किन राज्यों में? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुछ ही मात्रा में जो है इसका भाग है, लेकिन अधिक जो विस्तार है वह मध्य प्रदेश में ही है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? महादेव पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी जो है महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन सतपुड़ा की भी यह सबसे ऊंची चोटी है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर की ऊंचाई है, याद रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत जो है महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। अब मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी पड़ती है। महादेव पहाड़ी में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। और सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, याद रखेंगे। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक चोटी एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। इससे 2 नदियां निकलती है दोस्तों। अमरकंटक चोटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। अमरकंटक चोटी से जो है दोस्तों 2 नदियों का उद्गम होता है, यानी 2 नदियां जो है यहाँ से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी का जो है उद्गम होता है कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक चोटी से, याद रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो है ताप्ती नदी बहती है। और सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी यानी महादेव पहाड़ी में स्थित है, याद रखेंगे। यानी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर यानी ये हो गया दोस्तों साउथ इंडिया हो गया, और इधर का हो गया हमारा हिस्सा जो है नॉर्थ इंडिया हो गया। तो इधर जो है सतपुड़ा पर्वत, ये मान लो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत हो गया। इसके उत्तर में जो है नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में जो है यानी इधर की साइड जो है ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य, यानी ये बीच में जो है इधर हो गया दोस्तों नर्मदा और इधर हो गया ताप्ती, यानी सतपुड़ा पर्वत जो है इन दोनों नदियों के मध्य यानी बीच में। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। सतपुड़ा की रानी दोस्तों, सतपुड़ा की रानी जो है किसको कहा गया है? पंचमढ़ी को कहा गया है, जो कि एक पर्वतीय नगर है, याद रखेंगे दोस्तों। पर्वतीय नगर है जो कि महादेव पहाड़ियों में है, याद रखेंगे। महादेव पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? महादेव पहाड़ियों का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है।
और महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर। यह एमपी यानी मध्य प्रदेश और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि दोस्तों, केंद्रीय उच्च भूमि जो है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। विस्तार, मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान यानी इन 3 राज्यों में जो है मालवा के पठार का विस्तार है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में, याद रखेंगे। विंध्य एवं अरावली पर्वत के मध्य है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत एवं अरावली पर्वत के मध्य है कौन सा? मालवा का पठार, यानी विंध्याचल और अरावली पर्वत के मध्य यानी बीच में है मालवा का पठार। ढलान उत्तर पूर्व की ओर है, यानी इसका जो ढलान है दोस्तों उत्तर से जो है पूर्व की ओर है, यानी इधर जो है इसका जो है ढलान उत्तर से पूर्व की ओर है। चंबा केन नदियों का उद्गम होता है दोस्तों, मालवा के पठार से जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियों का उद्गम होता है, यानी यहाँ से जो है ये नदियाँ निकलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, याद रखेंगे। निर्माण दोस्तों, मालवा के पठार का जो है निर्माण कैसे हुआ, यानी इसका जो है निर्माण यानी ये कैसे बना है? बैसाल चट्टानों से बना है, ये ज्वालामुखी के लावा से बनती है, याद रखेंगे। मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? बैसाल चट्टानों से। अब बैसाल चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी के लावा से, यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका लावा जो है बहुत एरिया यानी बहुत क्षेत्रफल में जो है फैल जाता है, तो इसी कारण जो है बैसाल चट्टानों का जो है निर्माण होता है ज्वालामुखी के लावा से। अब ज्वालामुखी के लावा से दोस्तों काली मिट्टी का भी निर्माण होता है, यानी जब ज्वालामुखी का लावा जो है ठंडा हो जाता है तो उससे जो है काली मिट्टी का निर्माण जो है होता है, और बैसाल चट्टानों में भी जो है दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे। काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी होती है बैसाल चट्टानों में, और जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, कौन सी? काली मिट्टी, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो है इसका विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है बुंदेलखंड का पठार का विस्तार है। बुंदेलखंड के पठार में जो है यूपी के 7 जिले आते हैं और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्रफल जो है आता है, याद रखेंगे। बघेलखंड का पठार का विस्तार जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। बघेलखंड के पठार में जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिलों का विस्तार है, याद रखेंगे। छोटा नागपुर का पठार अब आता है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं, यानी बार बार इससे प्रश्न बनते हैं। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों विस्तार कहाँ है छोटे नागपुर का पठार का? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यानी छोटा नागपुर का पठार का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। खनिजों में समृद्ध है दोस्तों, खनिजों में समृद्ध है, यानी छोटे नागपुर के पठार से जो है अधिकतम मात्रा में जो है खनिज निकाले जाते हैं। और इन खनिजों में से सबसे ज़्यादा क्या निकाला जाता है? लोहा और कोयला की प्राप्ति की जाती है, कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। इसे भारत का रुद्र प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार को जो है भारत का रुद्र प्रदेश भी जो है कहा जाता है। अब रुद्र प्रदेश जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक जर्मनी का शहर है जर्मनी का रुद्र शहर है, जहाँ से जो है दोस्तों कोयला और लोहा निकाला जाता है, तो इसी प्रकार जो है इसी की तुलना में जो है भारत का रुद्र प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भी जो है लोहा और कोयला जो है निकाला जाता है, तो इसी की तुलना में जो है इसको छोटा नागपुर के पठार को भी जो है भारत का रुद्र प्रदेश जो है कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी जो है इसको 2 भागों में बांटती है, यानी दामोदर नदी इस पठार को दोस्तों 2 भागों में बांटती है। छोटा नागपुर के पठार को कौन सी नदी 2 भागों में बांटने का काम करती है? दामोदर नदी जो है 2 भागों में बांटने का काम करती है। पहला भाग कौन कौन सा, यानी ये हो गया दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। अब इसके बीच से जो है दामोदर नदी गुजरती है, तो पहला ऊपर का हो गया दोस्तों हजारीबाग का पठार और नीचे का रांची का पठार, याद रखेंगे। तो पहले देखेंगे दोस्तों हजारीबाग का पठार जो कि उत्तर में, यानी इधर का हिस्सा हो गया नॉर्थ और इधर का हो गया साउथ। हजारीबाग का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों हजारीबाग के पठार की? पारसनाथ है। पारसनाथ 1350 मीटर की ऊंचाई है, जो कि झारखंड में, याद रखेंगे। यह सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार की भी, यानी हजारीबाग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि झारखंड राज्य में है। अब देखते हैं दोस्तों रांची का पठार। रांची का पठार जो है दक्षिण में पड़ता है, यानी नीचे का हिस्सा जो है दक्षिण वाला, यह है रांची का पठार। चरकी की पहाड़ी दोस्तों, चरकी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं कहाँ पर? रांची के पठार में, जो कि झारखंड में, याद रखेंगे।
झारखंड का जिला दोस्तों, झारखंड का जिला जो है सिंहभूम में जादूगोड़ा की खान है, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे झारखंड जिले में, यानी झारखंड का एक जिला पड़ता है सिंहभूम, जिसमें जो है जादूगोड़ा की खान है, जो कि यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी अधिकतम मात्रा में, यानी यूरेनियम के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा की खान है, जो कि झारखंड के सिंहभूम जिले में पड़ती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मेघालय का पठार, यानी शिलोंग का पठार। मेघालय के पठार को दोस्तों शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। यह राजमहल की पहाड़ी का विस्तार है दोस्तों। मेघालय यानी शिलोंग का पठार जो है राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है मेघालय के पठार की पहाड़ियाँ। दोस्तों मेघालय के पठार की पहाड़ियाँ में 5 पहाड़ियाँ आती हैं। ये 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? मेघालय के पठार में जो है 5 पहाड़ियाँ आती है। 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो 5 पहाड़ियाँ, पहली है दोस्तों खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी। तो दोस्तों ये 5 पहाड़ियाँ जो कि कहाँ आती हैं? मेघालय के पठार में आती हैं। अब खासी पहाड़ी में दोस्तों एक चेरापूंजी नाम की जगह पड़ती है, जहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है, लेकिन मासिन राम में जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो कहाँ पर पड़ता है मासिन राम? जो है खासी पहाड़ियों में पड़ता है, मेघालय राज्य में है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा मापी गई दोस्तों 1150 सेंटीमीटर वर्षा जो है यहाँ पर जो है मापी गई है। मेघालय की राजधानी शिलोंग भी जो है कहाँ पर पड़ती है? खासी की पहाड़ियों में पड़ती है। याद रखेंगे। गारो पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी, ये 3 पहाड़ियाँ जो है दोस्तों मेघालय राज्य में पड़ती हैं, लेकिन मिकिर और रेगमा पहाड़ी जो है ये दोनों जो है असम में पड़ती हैं। और दोस्तों ये 5 जो हैं अपने अपने राज्यों में जो है ये जनजातियाँ भी हैं यहाँ की, यानी इन जनजातियों के नाम पर ही जो है इन पहाड़ियों का नाम जो है रखा गया, यानी इन पहाड़ियों का नाम इन राज्यों की जनजातियों के नाम पर जो है पड़ा है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को जो है भ्रंश कगार भी जो है कहा गया है। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत को भ्रंश कगार जो है क्यों कहा गया है? इसका विस्तार दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। दोस्तों कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। याद रखेंगे। विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1200 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों 1200 मीटर की ऊंचाई है किसकी? पश्चिमी घाट पर्वत की। दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी? 1600 किलोमीटर की लंबाई है किसकी दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत की। दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। पहला है हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर की लंबाई है हिमालय पर्वत की। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट पर्वत को। याद रखें दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत को जो है सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है, यानी दूसरा नाम है इसका सह्याद्री। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 16 अक्षांश इस पर्वत को 2 भागों में बांटती है, यानी पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में बांटने का काम कौन सी रेखा करती है? तो 16 अक्षांश रेखा जो है इस पर्वत यानी पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में बांटने का काम करती है। अब ये 16 डिग्री अक्षांश कहाँ से गुजरती है दोस्तों? गोवा से होकर जो है गुजरती है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जब ये पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है, तो दोस्तों ऊपर का हिस्सा जो हो जाता है उत्तरी सह्याद्री हो जाता है और नीचे का हो जाता है दक्षिणी सह्याद्री। तो पहले पढ़ेंगे उत्तरी सह्याद्री के बारे में। उत्तरी सह्याद्री दोस्तों उत्तरी सह्याद्री में जो है कल सुबह चोटी जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। महाबलेश्वर चोटी कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये भी जो है महाराष्ट्र में, यानी कल सुबह चोटी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर चोटी जो है यह भी जो है किसकी? उत्तरी सह्याद्री की चोटी है, लेकिन यहाँ से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ये दोनों जो है महाराष्ट्र में हैं। अब देखते हैं दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री, यानी दक्षिणी सह्याद्री के बारे में जानेंगे। इसमें भी दोस्तों 2 चोटियाँ पड़ती हैं। कुद्रेमुख चोटी जो कि दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊँची चोटी। याद रखेंगे। दक्षिण सह्याद्री की दोस्तों सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख चोटी है। और ब्रह्मगिरी चोटी जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये दोनों जो है कहाँ पर पड़ती हैं? ये दोनों कर्नाटक में पड़ती हैं, यानी दक्षिणी सह्याद्री की दोनों चोटियाँ आती है कर्नाटक में और उत्तरी सह्याद्री की दोनों चोटियाँ आती हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर पड़ती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है एक साइड से दोस्तों ये हो गया दक्षिण भारत, यानी इधर का हिस्सा जो हो गया ये हो गया पूर्वी पश्चिमी घाट पर्वत, और इधर हो गया दोस्तों पूर्वी घाट, यानी इन दोनों के
मिलन बिंदु पर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। याद रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती हैं? पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर। विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है। याद रखेंगे पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर है नीलगिरी की पहाड़ी। याद रखेंगे यानी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर है नीलगिरी की पहाड़ी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। दोस्तों नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। याद रखें दोस्तों 2637 मीटर जो है डोडा बेट्टा की ऊंचाई है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर पड़ती है? नीलगिरी के पहाड़ियों में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन। पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन जो कि पर्वतों में जो है बसाए जाते हैं। ऊटी, ऊटी यानी ऊतक मंडल के नाम से भी जाना जाता है किसको? ऊटी को, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि एक पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन है। शांत घाटी इसी पहाड़ी पर है जो कि केरल में है। दोस्तों शांत घाटी केरल में पड़ती है, लेकिन किन पहाड़ियों का हिस्सा है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है शांत घाटी। यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता यानी सर्वाधिक यहाँ पर पेड़ पौधे यानी जीव जंतु या कीड़े मकोड़े जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? शांत घाटी में जो है पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों सदाबहार वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे अधिक शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ती है, जो कि सदाबहार वन यानी हर समय जो है हरे इन वनों में जो है पतझड़ जो है नहीं होती है। इस पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर जो है कौन सी जनजाति निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो निवास करती है। याद रखेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता वाला पर्वत। दोस्तों अगर सर्वाधिक जैव विविधता वाला पर्वत की बात की जाए तो कौन सा होगा? पश्चिमी घाट पर्वत जो है सबसे अधिक जैव विविधता वाला पर्वत होगा। लेकिन अब घाटी यानी वैली के बारे में जब पूछा जाए तो हमारी शांत घाटी यानी साइलेंट वैली होगी, जहाँ पर सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है पाई जाती है। याद रखेंगे। 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत जो है 2012 में जो है यूनेस्को की धरोहर में जो है शामिल हुआ था। याद रखेंगे। अब देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत। दोस्तों अभी तक हमने पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जाना था, लेकिन अब जो है पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जानेंगे। पूर्वी घाट पर्वत। दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत ऊंचाई कितनी है इसकी? 700 से 1100 मीटर की ऊंचाई है किसकी? पूर्वी घाट पर्वत की। विस्तार दोस्तों इसका विस्तार जो है महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक है। दोस्तों महानदी से जो है नीलगिरी की पहाड़ियों तक, तो पहाड़ी तक किसका विस्तार है? पूर्वी घाट पर्वत का। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी आपको पता ही है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के जो है मिलान बिंदु पर है। याद रखेंगे। यह कटा छटा पर्वत है, यानी कटा छटा यानी बीच में से टूटा फूटा जो है पर्वत है, नदियों ने इसे काट छाड़ दिया। यानी यह जो है दोस्तों पूर्वी घाट, यह जो है पूर्वी घाट पर्वत है, यानी इंडिया का ये दक्षिणी भारत हो गया। इधर जो है पश्चिमी घाट पर्वत और इधर है पूर्वी घाट पर्वत। यानी जब नदियाँ स्थिर होकर बहती हैं तो इसको जो है बीच बीच में से जो है काट देती हैं, तो इसीलिए इसको कटा छटा जो है पर्वत कहा जाता है। किसको? पूर्वी घाट पर्वत को। इस पर्वत की पहाड़ी यानी चोटी। दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर है। उड़ीसा राज्य में जो है पड़ती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा राज्य में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1501 मीटर है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अन्य पहाड़ियाँ। मलयगिरी पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में है। नल्लामलाई पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, बेलीकोंडा पहाड़ी। याद रखेंगे। बेलीकोंडा पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सेवरोई पहाड़ी, जाबादी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, जो कि केरल में। याद रखेंगे। अन्नामलाई तो पहाड़ी। दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2697 मीटर है। यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी जो है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2697 मीटर है। लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों
अब आते हैं दोस्तों, यह पश्चिमी घाट पर्वत और केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यानी पश्चिमी घाट पर्वत एवं केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनायमुडी है। कहाँ पर पड़ती है? केरल राज्य में ये पश्चिमी घाट पर्वत। और केरल राज्य की जो है सबसे ऊंची चोटी है इलायची की पहाड़ी यानी कार्डेमम पहाड़ी है दोस्तों। इलायची की पहाड़ी यानी कार्डेमम पहाड़ियाँ जो हैं केरल और तमिलनाडु में जो है पड़ती हैं। अब इनको इलायची की पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है इलायची की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। इसी प्रकार जो है इन पहाड़ियों का नाम जो है इलायची की पहाड़ी यानी कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है नाम पड़ा है, याद रखेंगे। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है दोस्तों। भारत की जो है सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। पालिनी पहाड़ी दोस्तों, पालिनी पहाड़ी कहाँ पर पड़ती हैं? तमिलनाडु में पड़ती हैं पालिनी पहाड़ी। पर्वतीय नगर दोस्तों, पर्वतीय नगर कहाँ पर है? कोडाई कनाल में है। कोडाई कनाल कहाँ पर है दोस्तों? पर्वतीय नगर है कोडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।